सीताराम, प्रणाम। कैसे हैं आप? आज सोमवार का दिन है और मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ भोलेनाथ का। हम नाथ बाबा के मंदिर के पास है, जो हमारे शहर बक्सर में ये पड़ता है। आज हम शुरुआत यहीं से करेंगे। चलिए आइए आप लोग। ये महादेव रहे। जय भोलेनाथ। ये संकट मोचन हनुमान जी। अब आइए चलते हैं हम घाट पे, जहाँ पे हमारा वीडियो बनेगा। ये गंगा नदी का नज़ारा है। अभी बारिश का मौसम है, तो जो भी छोटी मोटी नहरें और तालाब होते हैं, वहाँ से जो भी वहाँ पे होते हैं, वो आज बारिश में पानी में गंगा नदी में मिल जाते हैं। आज सोमवार है, बहुत सारे लोग दर्शन करने आए हैं और सावन का महीना भी चल रहा है। ये देखिए, ये गंगा नदी। हम घाट पे जा रहे हैं। ये जो अभी आप पानी में देख रहे हैं, ये सब नहरें और तालाब में जो जल को भी होता है, वो सारा अभी बारिश के टाइम में वो गंगा नदी में मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा तो इसकी साफ़ सफाई भी नहीं हो सकती है। ये धीरे 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 निकल भी जाएगा। ये है। अब हम यहीं पे कहीं पे बैठेंगे और वीडियो शुरू करेंगे। कल जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक गलती हो गई थी। गलती ये थी कि मैंने कृष्ण पक्ष सप्तमी से लेके शुक्ल पक्ष सप्तमी तक बोला था, लेकिन मुझे बोलना था शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेके कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी नया नया हूँ, बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। बाकी सब ठीक था। आप लोगों का प्यार मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हम कल बात कर रहे थे, चंद्रमा पे बात कर रहे थे। तो चंद्रमा पे इतने 20 मिनट के वीडियो में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, बस शुरुआत था। और हर ग्रह पे कम से कम 3 वीडियो तो जाएगा, और मैं कोई वीडियो लंबा नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट के आसपास का एक वीडियो हो, कि लोग आराम से देख पाएँ। तो कल जो हमारी बात ख़त्म हुई थी, वो ख़त्म हुई थी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हम उसी को लेके चल रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है वही है। और बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लेफ़्ट राइट करना पड़ेगा, उसके इनर में जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। कुंडली में चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो 3 नक्षत्र है। रोहिणी, दूसरा है श्रवण, और तीसरा है जो आपको पड़ता है कन्या राशि में। तीसरे नक्षत्र का मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा।
और ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं ये 2, 6, 10 में पड़ते हैं। 2, 6, 10 राशियाँ जो होती हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट नक्षत्र मिला है चंद्रमा को, और जो राशियाँ मिली हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिली हैं, और जो भाव मिला है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिला है। 2, 6, 10, 2, 6, 10 को हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं, और हमारा जो पैसा है, हमारा जो कैश है, यहीं से आता है। इसलिए चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हो जाता है। रोहिणी जो है वो सेकंड राशि जो हमारी है वृषभ, उसमें होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कन्या राशि में। नक्षत्र का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, क्षमा करिएगा, अभी याद आएगा तो बोलूँगा। हाँ, तीसरा नक्षत्र जो है वो पड़ता है मकर राशि में, जो होता है श्रवण। ये तीनों नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पैसे के लिए, कैश के लिए। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम, ये चंद्रमा से ही एसोसिएटेड है। आज थोड़ी सी गर्मी है, बादल तो है बट ह्यूमिड है। हाँ, यहाँ पे अच्छा है, कंफर्ट है। तो मेंटल डिसऑर्डर, कुंडली में जब चंद्रमा 6, 8, 12 ये 3 भाव होते हैं, जहाँ पे जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि 6, 8, 12 जो भाव है वो कुंडली के त्रिक भाव होते हैं, द्वस्थाना भाव बोलते हैं। ये डिफ़िकल्ट भाव है, बट देश काल पात्र के हिसाब से 6, 8, 12 भाव आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ज्योतिष बना था उस टाइम 6, 8, 12 भाव जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट भाव था, उसको हम लोग पापी भाव बोलते थे। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मैं जो ज्योतिष करता हूँ देश काल पात्र के हिसाब से करता हूँ, तो देश काल पात्र के हिसाब से 6, 8, 12 भाव आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6th हाउस षड रिपु है, 6 प्रकार का रिपु, बट वो कंपटीशन भी है, फिनांस भी है। अष्टम हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, अच्छा या बुरा, लेकिन वो रिसर्च का भी है। 12वां हाउस है आपके खर्चों का, एक्सपेंडिचर का, वो सारी चीज़ें जो आप खर्च करते हैं वो 12th हाउस से हम देखते हैं। बट 12th हाउस मेडिटेशन का है, साधना का है, और सबसे बड़ी बात है आपके पूर्वजों का है। आशीर्वाद वहीं से आता है कुंडली में। इसलिए आज के टाइम में ये जो तीनों भाव हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आदमी आज के टाइम में टॉप पे है किसी भी फील्ड में, वो बिना 6, 8, 12 भाव के नहीं जा सकता है। इसलिए इसे हम, हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई ग्रह इसमें आके फंस जाता है तो आपके साथ डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि उस ग्रह से आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ गलत किया होता है। तो चंद्रमा अगर 6, 8, 12 भाव में एसोसिएटेड है, राहु केतु से एसोसिएटेड है, तो आपको मेंटल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। राहु केतु हम कल बात कर रहे थे, इसको हम नहीं भूल सकते हैं। राहु केतु एसोसिएटेड है चंद्रमा के साथ। जब तक राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा पे नहीं आएगा, चंद्रमा बिगड़ेगा नहीं आपका। चंद्रमा तभी बिगड़ता है जब राहु केतु से वो एसोसिएटेड हो जाए, क्योंकि मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि राहु जो है, केतु चंद्रमा के नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड है।
जो भी नेगेटिव एनर्जी भी अगर किसी को पकड़ती है, लाइक भूत प्रेत जो आप बोलते हो, मैं उसको नेगेटिव एनर्जी बोलता हूँ, सूक्ष्म रूप में होते हैं वो, उनका भी बहुत सारा प्रकार है। तो वो राहु केतु के थ्रू ही चंद्रमा के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। हमने बताया था कि राहु केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह हैं, उनका कोई अपना प्रारूप नहीं है, लेकिन वो भयंकर काम करते हैं। वो जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ दृष्टि में आते हैं, वो वैसा हो जाते हैं। बहुत कम कुंडली होती है जहाँ पे राहु और केतु सेटल्ड होते हैं, बहुत कम कुंडली होती है। ऑलमोस्ट कुंडली में राहु केतु भी बिगड़े होते हैं, क्योंकि इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये कहाँ का रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, ये है कि वो जिस हाउस में बैठते हैं वो उसको ही अपना घर मानते हैं, वो उस हाउस के हिसाब से ही वो रिजल्ट देते हैं। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी किसी के साथ एसोसिएटेड होती है वो राहु केतु के थ्रू ही एसोसिएटेड होती है, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, भूत आदि ग्रह हैं। तो कोई भी ऐसी कुंडली आती है मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट का, तो हम सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे, उसके बाद हम राहु केतु को देखेंगे कि वो राहु केतु चंद्रमा से कैसे एसोसिएटेड है। कभी कभी वो लगन चार्ट में पता नहीं चलता है, नौमांस चार्ट देखना पड़ता है। नौमांस चार्ट में आपको पता चल जाता है, क्योंकि नौमांस चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना हम किसी भी कुंडली को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। आज से 5 साल 10 साल पहले लोग बस इतना जानते थे कि नौमांसा चार्ट जो होता है वो सिर्फ शादी के लिए होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लगन चार्ट का ही वो इनर जो सारे ग्रह बैठे हैं वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, उनको नौमांसा चार्ट बताता है। मतलब वो इनर की चीज़ें हैं, इसलिए बिना नौमांसा के हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लगन चार्ट में बहुत सारा राजयोग बना होता है, बहुत सारा योग बना होता है, बट वो नौमांसा में नहीं होता है, तो वो योग उतना अच्छे से फलित नहीं हो पाएगा। लगन चार्ट इम्पॉर्टेंट है, बट नौमांसा चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। 32-33 साल के बाद जो चार्ट काम करता है वो नौमांसा चार्ट काम करता है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। आप 33 साल की उम्र से पहले आपका जो ज़िंदगी होती है, लाइफ होता है, वो कनेक्टेड होता है। 33 साल के बाद अब आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, वो सब नौमांसा चार्ट से पता चल जाता है। इसलिए हमें नौमांसा चार्ट देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, लगन कुंडली में हमें ग्रह अच्छे नहीं दिखते हैं, प्रॉब्लम में दिखते हैं, लेकिन वो नौमांसा चार्ट में जाके बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। वो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि 32-33 साल तक वो बंदा कुछ नहीं कर रहा था, बेकार था, गाली खाता था, लोग उसको बोलते थे कि अरे कुछ नहीं करेगा। लेकिन 33 के बाद धीरे धीरे वो बंदा ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचता है, नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, फिल्म स्टार बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, और बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत टॉप पे चला जाता है। और नौमांसा का ही कमाल है, लगन चार्ट से पता नहीं चलता है। आपने देखा होगा, आपके आसपास में से बहुत सारे लोग होंगे। तो इसलिए हमें चंद्रमा को नौमांसा चार्ट में भी चेक करना है कि क्या कंडीशन है वहाँ पे। अगर लगन चार्ट में आपको चंद्रमा अच्छा दिख रहा है, तो नौमांसा में अगर वो जाके पीड़ित हो जाता है या बैड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है, तो फिर वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपका चंद्रमा लगन कुंडली में इफ़ेक्टेड है, पीड़ित है, और लगन कुंडली में नौमांसा चार्ट में जाके वो अच्छे जगह बैठ जाता है, अच्छे कंडीशन में आ जाता है, तो चंद्रमा आपके लिए फिर अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। नक्षत्रों पे बात अभी हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ हाउस एंड ग्रह पे बात करते हैं, क्योंकि फिर वो
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नक्षत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस पे हम बातें करेंगे आगे। नक्षत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ग्रह अपना जो रिजल्ट देता है वो नक्षत्र के थ्रू ही देता है। और ये जो नक्षत्र होते हैं ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं जी, ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। क्या आपने बोया था जो आपको काटना है, ये नक्षत्र बताते हैं। तो नक्षत्र पे हम लोग बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी सिर्फ हम ग्रह पे और हाउसेस पे बात करेंगे। अभी हम ग्रह पे बात कर रहे हैं, देन फिर हम जब हमारा 9 ग्रह का हो जाएगा देन फिर हम हाउसेस का बात करेंगे। फिर हम उस ग्रह को उस हाउसेस से एसोसिएट करके फिर हम बात करेंगे। सो इस तरीके से हम बात करेंगे। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो मेंटल कंडीशन होता है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है। सो मैंने आपको बताया था कल वीडियो में कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, परसेंटेज ऑफ पीपल में नेगेटिव एनर्जी होती है, एसोसिएटेड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। आत्मा हमारे अंदर भी है, एनर्जी के फॉर्म में, वैसे ही वो एनर्जी के फॉर्म में होती हैं, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाती हैं, अपना काम नहीं कर पाती हैं, और उनका एक अलग कनेक्शन होता है कि उनको उस जोन में जाना है, और फिर वो लोगों के साथ मिलके वो अपने डिज़ायर्स को, मैंने आपको बोला था चंद्रमा डिज़ायर का प्लानेट है, तो वो एसोसिएटेड होके और अपना जो भी डिज़ायर है वो फुलफ़िल करती है। मैं भी बचपन में देखता था कि भाई ये जो लोग हैं या जो वुमेन्स हैं, या मैं तो एक छोटे से शहर से आता हूँ, उसके बचपन तो मेरा जो है छोटे सा शहर में कटा है। उसके बाद मैं दिल्ली गया, बॉम्बे गया, तो छोटे से शहर में मैं बचपन से देखता था कि वुमेन्स के साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, मेल्स के साथ भी हो रही हैं बट वुमेन्स के साथ ज़्यादा हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता था, मैं सोचता था कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्यों हो रहा है, और अगल बगल के लोग भी कुछ कुछ बोलते थे कि ये हो गया है वो हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैं बाहर गया वहाँ पे मुझे मालूम चला कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैंने मेट्रो सिटीज़ में ये चीज़ें देखी तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें हैं। जब एस्ट्रोलॉजी में आया तब मुझे समझ में आया कि ये क्या है। मेरे आसपास में भी कुछ लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई, उससे मुझे समझ में आया। फिर मैं रिसर्च में गया। ज्योतिष मुझे बहुत मदद किया इन चीज़ों को समझने के लिए। ज्योतिष नहीं होता तो शायद मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाता, मैं भी इसको वैसे ही बोलता जैसे आम आदमी बोलते हैं, बट ज्योतिष ने मदद किया मुझे इस चीज़ को समझने के लिए। अभी परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो हैं वो इनसे एसोसिएटेड हैं। तो अभी धीरे धीरे हम इस पे बात करेंगे। जब कुंडलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी तब हम पेशेंट को लाएंगे और आपके सामने भी रखेंगे। हम नाम नहीं रखेंगे बट पेशेंट के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसको ठीक करना है। और इसको ठीक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वैदिक पद्धति, स्पिरिचुअल हीलिंग, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिना प्रभु के मदद का कुछ नहीं होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें स्पिरिचुअल हीलिंग में जाना पड़ेगा। उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो अभी धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर भी हैं जो धीरे धीरे मैं निकालूंगा आप लोगों के पास। बट ये जो प्रॉब्लम भी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब आपने जो बोया है आप काट रहे हो,
तो आपने कुछ किया है जो आपको मिल रहा है। वो डिप्रेशन हो या मेंटल सीक हो, किसी भी लेवल पे आप जा रहे हो, सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। लेकिन प्रभु ने व्यवस्था कर रखी है कि उस चीज़ों को ठीक की जाए। बहुत सारे डिजीज़ को मेडिकल साइंस ठीक कर देता है, बट बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसको मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता है। वो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हमें स्पिरिचुअल हीलिंग में जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीव, विश्वास। सारा गेम वहीं से शुरू होता है। आपको बिलीव करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप भी और गंगा जी का दर्शन करिए। आज सोमवार का भी दिन है, बहुत शुभ दिन है। हम बक्सर के पावन धरती पे हैं। ये बहुत ही स्पिरिचुअल शहर है। रामायण के टाइम से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का जो शस्त्र का ट्रेनिंग हुआ था, यहीं पे हुआ था। विश्वामित्र मुनि की नगरी है, अध्यात्म का शहर है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। राम राम, प्रणाम।